तो हेलो बदीज, आपका स्वागत है मैनेजर किंग के चैप्टर 237 के एक्सप्लेनेशन में। हाँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा देर लग चुकी है, काफ़ी ज़्यादा वक्त लगाया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि कुछ पर्सनल रीज़न आ गए थे। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट वेल, और इसीलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। सॉरी वंस अगेन। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 237 का एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और हाँ, आपके लिए मेरी एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको मैनेजर किम या हाई क्लास मानवा या फिर कोई और मानवा के स्पॉयलर्स जल्द से जल्द चाहे तो प्लीज मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं वहां पर अवेलेबल रहता हूं और वहां पर मेरे दोस्त है जो जल्द से जल्द स्पॉयलर्स डाल देते हैं। सो प्लीज वहां पर जरूर ज्वाइन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत पास सीन के साथ होती है, जहां पर डूम बोलता है, डोमिनिक काल्वाकाही, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, ऐसे नाम की आईडी मुझे मिल जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ? फिर वहां पर डूम का बंदा कहता है, हाँ मुझे ये आईडी साओ पाउलो रेसिडेंट एरिया के करीब मिली थी, जहां पर तुम्हारा भाई जाया करता था। मैं वहां पर तुम्हारे भाई के बारे में कुछ फाइंड कर रहा था, लेकिन ये ऑफिशियल आईडी कार्ड मुझे मिली जिसमें तुम्हारा फोटो भी लगा है और उसमें नाम डोमिनिक काल्वाकाही है, और ये सरनेम स्लम एरिया का नहीं बल्कि हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। डूम बोलता है, मुझे लगता है किसी ने मेरी आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? उसका बंदा बोलता है, अभी मिलिटिया में एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, और तुम्हारे बारे में जिसे हमने सोचा था कि तुम हमारी तरह गरीब फैमिली से हो, लेकिन एक्चुअली में मैं भी शॉक हो गया जब मुझे पता चला कि तुम अपर क्लास के हो। अपर क्लास वाले ये लोग वो थे जिन्होंने अपने फेट के नाम पर हार नहीं मानी, लेकिन उनके विश्वास में दरारें पड़ने लगी। शायद ये ऑपोजिशन का कोई पॉलिटिकल मूव है, हमें कंट्रोल करने के लिए एक खोखला प्रयास। डूम बोलता है, ठीक है, ये लोग बेकार के नाटक दिखा रहे हैं, अगर उन्हें मुझसे कोई दिक्कत है तो उन्हें बता दो कि मुझे पर्सनली मिले, क्योंकि यहाँ पर यही पॉलिटिक्स चलती है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ डूम सोचता है, मुझे नहीं पता था कि वो किसकी साजिश थी, लेकिन वो सच में काफी नीच तरह की हरकत थी। डूम सैमडेक को बोलता है, आपको ये नाम कैसे पता? सैमडेक रिप्लाई देता है, तो मैं इसके बारे में सही था, तुम्हें तुम्हारे पाड़ोस की जगह पता है, टेबरी का नाम है उसका, वहाँ मिलिटिया भी नहीं जाना चाहती थी। ये एरिया स्लम से भी काफ़ी ज़्यादा गहराई में छुपा हुआ है, इसे शैडोज बोलते हैं, और एक काफ़ी ज़्यादा जानी मानी हस्ती छुप कर बैठी थी वहाँ पर। ऐसा नहीं था कि मैं वहाँ पर इस औरत को कुछ दूसरे रीजंस के लिए मिलने गया था, क्योंकि मैं जवानी में पूरी दुनिया की ट्रैवलिंग करता था। मैं वहाँ पर रुका क्योंकि वहाँ पर मुझे कोई डॉक्यूमेंट चाहिए थी और उसके बारे में मुझे पूछना था। फिर वहाँ पर सैमडेक उस लेडी को कहता है, वो वहाँ पर अपना एक भी सबूत छोड़कर नहीं गया। क्या वो कोई टेक्नीशियन होगा जिसने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली हो? वो लेडी बोलती है, ओए छोटे, ये जगह तेरे लिए नहीं है, तेरी एज क्या है? सैमडेक बोलता है, मेरी बात कर रही हो? हाँ, मैं थोड़ा जवान लग रहा हूँ, लेकिन फिर भी। तभी वो लेडी बोलती है, नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही, मैं उसकी बात कर रही हूँ जो तुम्हारे पीछे छुपा हुआ है। और फिर हमें सैमडेक की आवाज़ आती है, वो बच्चा जिसने अपने छोटे भाई की आईडी के लिए पूछा था। हम थोड़े वक्त के लिए ही मिले थे और हमने थोड़ी ही बात की थी। वो एक इम्प्रेसिव बंदा था, दूसरे के लिए अपने आप को कुर्बान कर देना ये कोई आम बात नहीं है, और वो भी एक बच्चे से जो अभी अडल्ट भी नहीं हुआ। फिर से हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ डूम का भाई सैमडेक को थैंक्स कहता है, क्योंकि सैमडेक ने अपनी बारी, यानी अपना जो नंबर लगता है लाइन में, वैसे ही बारी उसकी थी, तो उसने उसको डूम के भाई को दे दिया था, इसीलिए वो थैंक्स बोलता है। डूम का भाई कहता है, मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ और इसके बदले में अपने भाई का तुम्हें फोटो दिखाऊंगा, क्या ये प्यारा नहीं है? सैमडेक बोलता है, हाँ। डूम का भाई बोलता है, उसकी शक्ल पर मत जाना, इसके पास बहुत टैलेंट है, मेरा मतलब वायलेंस में इसका टैलेंट काफी बढ़िया है। अगर तुम इस जगह में ऐसे टैलेंट के साथ दुनिया में आए हो
तो यहाँ तुम ना भी चाहो फिर भी तुम्हें कॉन्स्टेंटली क्राइम की दुनिया में जाने के लिए बुलावा आता रहता है। अभी के लिए ही देख लो वो ब्राजीलियन गैंगस्टर। मुझे पता चला कि वो मेरे छोटे भाई को अपनी गैंग में लेना चाहते थे। मेरा एक लौता छोटा भाई, मैं उसे वैसे रास्ते पर चलते हुए नहीं देखना चाहता, तो इसीलिए हम वहाँ से दूसरे एरिया में जाने के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि हम उनकी आंखों में वापस नहीं आना चाहते और इसीलिए मैं एक नई आइडेंटिटी भी बनाना चाहता हूँ। भले ही मेरे पास पैसे नहीं है उस जगह को छोड़ने के लिए, लेकिन एटलीस्ट मेरा भाई एक ऑर्डिनरी लाइफ जी ले, मैं यही चाहता हूँ। सैम दैक कहता है, ओहो एक जिम्मेदार बड़ा भाई, तुम्हारे पेरेंट्स ने क्या कहा? डूम का भाई बोलता है, मेरे छोटे भाई के पेरेंट्स को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। दरअसल मैं उसका सगा भाई नहीं हूँ। मेरा छोटा भाई मुझे जॉस एंटोनियो से जानता है, लेकिन मेरा रियल नेम जॉस कावल का ही है। करीब 10 साल पहले ब्राजील में गैंग्स के बीच गन से फाइट हुई थी। वो लोग अपर क्लास के लोगों के अगेंस्ट थे और मैं और मेरे पेरेंट्स भी इसके बीच में फंस गए थे और इसीलिए हम वहां से भाग रहे थे और अचानक मैंने बीच में एक न्यू बॉर्न बेबी को देखा जिसको किसी ने छोड़ दिया था। हम लोग काइंड थे, इसीलिए हम उसे देखकर वहां पर नहीं छोड़ सकते थे। हम देखते हैं कि जॉस के पापा सोचते हुए कहते हैं, मैंने इस छोटे बच्चे को देखा, मैं इसे यहाँ पर नहीं छोड़ सकता, लेकिन शायद ये वही स्लम एरिया की गैंग के बच्चे हो गए। लेकिन इस बेचारे का क्या ही कसूर है इन सब में? जॉस कहता है, उस बच्चे को साथ लेकर मेरे पापा भाग रहे थे, लेकिन उनको गोली लग गई और वो वहां पर ही मारे गए। और हाँ, ये वही बच्चा है जो तस्वीर में दिख रहा है। सैम दैक बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता। जॉस बोलता है, ये वही बच्चा है जिसको मेरे पेरेंट्स ने अपनी जान देकर बचाया था, इसीलिए मुझे ये प्रूव करना होगा कि ऐसी जगह पर बॉर्न होने के बावजूद मेरे भाई के पास अनबिलीवेबल टैलेंट है। हमारे पेरेंट्स का अनकंडीशनल लव वो गलत नहीं हो सकता। मैं सच में ये चाहता हूँ कि हमें एक इंसान की तरह जिंदगी जीनी चाहिए, ना कि मॉन्स्टर की तरह जो यहाँ पर चल रहा है। और यही लास्ट लेसन मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा था। ये सुनकर धूम लिटरली टूट जाता है और कहता है, तुमने क्या कहा मेरे भाई तुमने ये क्या किया? सैम दैक बोलता है, और कौन ही ये कर सकता है तुम्हारे भाई के अलावा। तभी वहां पर ऊपर से फ्लोर नीचे गिरता है, लेकिन सैम दैक वहां से नहीं हिलता। फिर सैम दैक कहता है, मैं तुम्हें पकड़ना नहीं चाहता, इसीलिए मुझे तुम एक आखिरी चीज बता दो, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? डूम अंदर ही अंदर कहता है, व्हाट द हेल, आखिर चीजें ऐसे कैसे हो गई? फिर सीन चेंज होता है और जिंचुअल कहता है, ओए चाइल्ड, तुम सच में इस हद तक जाना चाहते हो? हम एक दूसरे के साथ जरूर टकराएंगे, अगर अभी नहीं तो बाद में। तो क्यों ना तुम मुझे अपना नाम बता दो? विक्टर बोलता है, मुझे उस डिवाइन के हरामजादे के बारे में चिंता है और मेरा ऐसा कोई नाम नहीं है जो कि मैं तेरे जैसे बेवकूफ को बताऊं। जिंचुअल बोलता है, मैं बेवकूफ हूँ? वेल, मुझे ये नहीं लगता। कुछ वेरिएबल्स को खत्म करने का काम ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया है। हम उस बंदे को देखते हैं जो कि चाइल्ड फैमिली का सीक्रेट लेकर भाग रहा होता है। इस बंदे का नाम कार्डे ऑफ वेल है। वो भागता ही जाता है। तभी हम उसके पीछे एक नई बैडी को देखते हैं। भाई, ये बैडी साशा को टक्कर दे सकती है, लेकिन आई गेस कि ये एलिसा के सामने कुछ भी नहीं है। अरे भाई, मुझे पहले लगा था कि ये एक नया कैरेक्टर है, लेकिन ये तो हमारा फैमबॉय किरोडा हिकारू निकला। हिकारू कहता है, मैं हिकारू बोल रहा हूँ, मैंने टारगेट को ऑलरेडी ट्रैक कर लिया है। तभी चिंची और विक्टर को कहता है, जो डाटा बच गया था वो ऑलरेडी हमारी रेंज में है, तुम देख ही सकते हो। बस यही नहीं, हम यहाँ वक्त पे आ गए और वो डाटा भी हासिल कर लिया और तुम अभी यहाँ पर आ रहे हो। तुम्हें मेरे साथ तुम्हारी जान बचाने के लिए फाइट करनी चाहिए। एक्चुअली तुम्हारे नजरिए से देखा जाए तो क्या ये एक बड़ी राहत नहीं है? उसका मतलब यही है कि तुम्हारा खात्मा आज होने वाला था, वो आज बच गया। विक्टर बोलता है, अभी मैं ऐसी चीप कन्वर्सेशन नहीं कर सकता। तभी यहाँ पर फ्लोर गिरता है। ये देखकर जिंचुअल कहता है, अभी हालत कुछ ठीक नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। क्या ये एक चीप प्रोवोकेशन है या फिर ताकतवर लोगों का जलवा? वो मैं तुम्हें जल्द ही बता दूंगा। फिर हम ये बढ़िया वाली फाइट देखते हैं जहाँ मैनेजर किम की बैकग्राउंड में आवाज आती है, पहले यहाँ से जल्दी निकलना होगा, अभी वक्त बहुत कम है, बस अब सिर्फ 3 मिनट जितना ही वक्त है, फिर ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैनेजर किम बोलते हैं, अगर मैंने इसे
15 मिनट में ख़त्म नहीं किया तो कोई भी इस फाइट का रिजल्ट नहीं जान पाएगा। हम देखते हैं कि रेबर्न की किक की वजह से मैनेजर किम अपने आप को संभालते हैं। रेबर्न फिर से मैनेजर किम पर किक मारने जाता है, लेकिन इस बार मैनेजर किम उसे डॉज कर लेते हैं और थोड़े पीछे चले जाते हैं। फिर उन दोनों में हाथापाई होती है और मस्त फाइट चलती ही जाती है। फ्लोर भी ऊपर से गिरता है, लेकिन कुछ मतलब नहीं, वो दोनों फाइट करते ही जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को काफी बढ़िया टक्कर दे रहे होते हैं। तभी मैनेजर किम फाइट के दौरान कहते हैं, तुम मिलिट्री मार्शल आर्ट्स यूज कर रहे हो और ये सिर्फ मिमिक्री नहीं है, ये एक प्रॉपर मार्शल आर्ट्स है जो कि तुमने प्रॉपर सीखा है, और एक ऐसी फोर्स जो कि कैपेबल हो पूरी नेशनल फोर्स को खत्म करने में। और ऐसा नहीं लग रहा कि तुम्हारा इसमें कोई सेल्फ इंटरेस्ट हो या फिर कोई और दूसरा पर्पस। अगर हम उसे साइड पर भी रख दे, तुम्हारे जैसा बंदा जो ऐसी बढ़िया सोच रखता हो वो कैसे दुनिया को तबाह करने के बारे में सोच सकता है? आखिर रीजन क्या है? ऐसा बंदा जो अपने कॉमरेड्स के ड्रीम्स का बोझ अपने कंधों पे उठाने वाला हो, वो इस दुनिया को क्यों तबाह करना चाहता है? रेबर्न्स कहता है, ली यूरा, वेल मैंने उसे देखा था, मेरा पर्पस कुछ ऐसा है जो पूरी दुनिया को बदल दे। फिर हम पास्ट देखते हैं जहां हम एक गन को देखते हैं, वहां पर एक बंदा बोलता है, अचानक तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सामने वाला बच्चा कहता है, ट्रिगर को प्रेस करो, ये तुम्हारा जॉब है मास्टर। भाई साहब ये क्या था? यानी रेबर्न का मास्टर और कोई नहीं सैम देखे। आखिर ये क्या चल रहा है यार? आई रियली डोंट गेट इट। लेकिन बाय द वे दून की बैक स्टोरी काफी बढ़िया थी। उसके भाई ने अपनी जान उसके लिए गवा दी और वो कमीना अपने भाई को ही गाली दे रहा था, और ये इसीलिए हुआ क्योंकि उस कमीने ने अपने भाई के बारे में जानने की कोशिश नहीं की, सिर्फ जो देखा उस पर भरोसा कर लिया। हमें भी भाई कभी कभी पूरा मसला जानना चाहिए, डायरेक्ट ही रिजल्ट नहीं निकाल देना चाहिए। तो फिर दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स एंड कीप रॉकिंग। दिस इज अकीरा साइनिंग ऑफ।